इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन का सेंस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा हमेशा हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा के हेल्प से हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि अगर किसी चीज़ का अगर कलेक्शन चाहिए, पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लेंगे तो कभी स्ट्रेट लाइन बनेगा, कभी कर्व बनेगा, कभी प्लेन बनेगा, कभी स्फीयर बनेगा, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर भी बन सकते हैं। मीन्स ये कि जब भी अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन की बात करें, किसी ज्योमेट्रिकल शेप के इक्वेशन की बात करें, उसको अलजेब्राइक फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका एक ही मतलब होता है कि एक्चुअली यू कलेक्ट ऑल दोज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि ये एक कर्व है और इस कर्व के इक्वेशन की बात करें, मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखें जिससे इस कर्व को रिप्रेजेंट किया जा सके, तो इसके लिए हम ऐसा समझेंगे कि इन सभी पॉइंट जो इस पर लाई कर रहे हैं, इन सबों का कुछ कॉमन पॉइंट है। एक कॉमन पॉइंट तो यही आप कह सकते हो कि इस पर लाई करता है। तो इन सभी पॉइंट्स के कॉमन प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग उनके कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझो, जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं x + y = 5, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। फिलहाल समझो कि एक कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है ये। तो अगर हम लोग कहना चाहेंगे कि इस पर कोई भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स का ये कलेक्शन होगा, लेकिन उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन का एक ही मतलब होगा कि उस पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट, मान लो कि उनका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और वाई कोऑर्डिनेट बीटा है, तो ये पॉइंट अगर इस कर्व पर है तो इनके कोऑर्डिनेट के बीच में वही रिलेशन होगा जो बाकी दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच में भी रिलेशन होगा। तो इनके बीच का रिलेशन ये पाया गया कि अल्फा और बीटा को जब आप सम करो तो रिजल्ट 5 आए। अगर ये रिजल्ट 5 नहीं आया तो ये पॉइंट उस पर लाई नहीं करता होगा, क्योंकि इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो बाकी सबों में है। इसका मतलब जब भी अगर हम कहना चाह रहे हैं कि किसी कर्व का इक्वेशन या किसी ज्योमेट्रिकल शेप का इक्वेशन, तो उसका सेंस ये होता है कि उन सभी पॉइंट्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा जाए विद द हेल्प ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। चलिए, इस बात को अगर हम लोग समझ गए तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ लें। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखना चाहें, हम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस जो बना होता है, उन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब कि इन सभी पॉइंट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम लोगों ने लिख दिया तो ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो गए, मतलब ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट हो गया। तो यही इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। सिमिलरली अगर कोई हमसे कहे कि वाई एक्सिस का आप इक्वेशन लिखो, तो हम लोगों को मालूम है कि वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उनका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इसका मतलब इन सभी पॉइंट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं x = 0। दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। नाउ थिंक अबाउट सम अदर सिचुएशन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मान लो कि कोई एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करो कि यही वो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन आप देखते हो, हम लोगों ने पढ़ा क्या कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, उसी को हम लोग कहते हैं किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो आप जरा देख के बताओ कि इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका x एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल होगा। x एक्सिस से सभी इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबों का जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इनके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। तो मान लो कि ये y कोऑर्डिनेट्स, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से अगर 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल है। तो यही इसका इक्वेशन होगा
इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग किसी लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे, इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब -2, 0 भी हो सकता है, 0 होगा तो एक्स एक्सिस, और अगर मान लो -2 है तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वेरी सिंपल। आपने अभी तक इसका आंसर सोच भी लिया होगा। अब y एक्सिस के अगर पैरेलल ये लाइन L है, y एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब कि y एक्सिस से इसके सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। तो ये इनका जो डिस्टेंस होता है y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो उस पॉइंट का, तो इस पर जितने भी पॉइंट हैं सबों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और वो उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। सपोज करो ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखा जाना चाहिए x इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब कि अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका इक्वेशन लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k का ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर k 0 है तो इस केस में ये खुद y एक्सिस हो जाएगा। अगर ये k पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस होगा, और अगर ये k निगेटिव है तो लाइन जो है वो पैरेलल होगा y एक्सिस के और लेफ्ट हैंड साइड में होगा। सो आपने स्टार्टिंग में समझ लिया कि इक्वेशन किसको कहते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स को देख भी लिया। चलिए फिर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, या पहले उसके कुछ और काम कर लें। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए किसी स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन को पहले जाने तब उसके इक्वेशन को लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग समझें। अगर कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है जिसके किसी भी दो पॉइंट को अगर ले लें, कोई दो पॉइंट, एनी 2 पॉइंट, और उसको ज्वाइन कर दें, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये आप लाइन सेगमेंट क्या देख रहे हो, ये जो कर्व है अपना, इस कर्व पर ये लाइन सेगमेंट नहीं है, या तो इसके पूरे पार्ट बाहर हैं, या कोई एक पॉइंट बाहर होना चाहिए, या कुछ भी, मतलब ये उस कर्व पर कोइंसाइड नहीं करता है। लेकिन अगर सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ कर्व कोइंसाइड्स विद द कर्व, तब उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन। जैसे देखो ये एक लाइन है, इसके किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम लोग पिक कर लें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो इसी कर्व, अभी मैं कर्व यूज कर रहा हूँ, इसी कर्व पर लाई करता है। मतलब ये कोइंसाइड विद दिस लाइन सेगमेंट, जो वायलेट कलर का है, इट कोइंसाइड्स विद द लाइन। तो हम इस कर्व को नाम दे देंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तब होगा जब किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करें और उससे जो बना हुआ लाइन सेगमेंट उसी पर हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले समझें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है, ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are constants। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इस तरह का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। चलिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है उसी के हेल्प से समझें। मान लो लेट ax plus by plus c is equal to 0 is an equation of a curve। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं लिख रहे हैं, इसलिए यही तो दिखाना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ अ कर्व। अब सपोज करो हमको क्या दिखाना होगा कि इस पर कोई 2 पॉइंट लेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट ही इस पर होगा। ये अगर हम दिखा पाए तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सपोज किया कि लेट x1 y1 नाम दे दिया इसका a, एंड b नाम दे दिया x2 y2 का, x2 y2 लाई ऑन द कर्व ax प्लस by प्लस c। अगर इस पर लाई करता है तो इसका मतलब है कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 ये होगा, और ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने कहा है कि अगर लोकस ऑफ ए पॉइंट है, मतलब ये अगर कर्व है और उस पर पॉइंट है, तो इसका मतलब ये कि उसके जो रिलेशंस है कोऑर्डिनेट्स के साथ, वो सबों को एक ही तरह का होना चाहिए सबों में, मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये कि x और y को रिप्लेस कर दें,
उनके कोऑर्डिनेट से तो रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता हो। तो वही हम लोगों ने किया। अब चलिए अगर मान लीजिए इसमें इसका लेमडा टाइम्स ऐड कर देते हैं, तो ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस लेमडा टाइम्स ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए जितना भी लेमडा वाला टर्म है उसको एक तरफ कर लें और बिना लेमडा वाला टर्म को एक तरफ कर लें। तो चलिए पहले मैं ax1, और या ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले जितना भी a वाला है सबको अरेंज कर लेते हैं। तो a अपने पास क्या होगा बेटा, यहाँ से ax1, यहाँ से लेमडा ax2, तो अगर हम लोग a कॉमन ले लेंगे तो इसमें से x1 और इसमें से लेमडा x2 होगा। सिमिलरली दूसरे में से अगर b कॉमन ले लें तो हो जाएगा y प्लस लेमडा y2। इसी तरह से c कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ है केवल c और यहाँ है लेमडा टाइम्स c, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग सपोज कर लें कि इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू -1, तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 1 प्लस लेमडा 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, a इंटू x1 प्लस लेमडा x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा या लेमडा प्लस 1 एक ही बात है, प्लस b टाइम्स y1 प्लस लेमडा y2 प्लस लेमडा प्लस 1 प्लस c इंटू लेमडा प्लस 1 और नीचे भी लेमडा, तो ये 0 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप अगर x के बदले में ये रख दो, y के बदले में ये रख दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वही जैसा यहाँ लिखा हुआ है। इससे मतलब ये निकला कि ये जो x1 प्लस लेमडा x2 प्लस लेमडा प्लस 1 कॉमा y1 प्लस लेमडा y2 प्लस लेमडा प्लस 1 नाम का जो पॉइंट है वो जो है इस कर्व पर लाई करता है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसका वैल्यू पुट करने पर राइट हैंड साइड में 0 है। पॉइंट लाइज ऑन ax प्लस by प्लस c। अब जरा सा ध्यान दो, हम लोग तो कह रहे हैं कि एक पॉइंट लाई कर रहा है, लेकिन वर्चुअली ये पॉइंट है क्या। अगर a और b को ज्वाइन कर दें, a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें और एक पॉइंट c लें जो इसको लेमडा x2 1 में डिवाइड करता हो, तो c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 और लेमडा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहने के लिए तो कह रहे हैं कि ये पॉइंट लाई कर रहा है AB पर, ये पॉइंट लाई कर रहा है कर्व पर, इस कर्व पर, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर लेमडा का वैल्यू हम लोग डिफरेंटली लें, अलग अलग लें, तो पूरा लाइन सेगमेंट AB को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हर पॉइंट कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेमडा का अगर वैल्यू हम लोग ले लें 1:10 तो हो सकता है ये वाला हो। इसी तरह से अगर हम लोग कुछ भी ले लें तो लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि AB लाइन सेगमेंट पर होगा। इसका मतलब AB लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स इस कर्व पर पाए जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि AB coincides with the curve ax plus by plus c is equal to 0। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब कि आप जो डिफाइन किए हो, डिफाइन आपने क्या किया था कि अगर मान लीजिए कि किसी दो पॉइंट को लें और दो पॉइंट को लेने के बाद अगर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो कोइंसाइड कर जाए कर्व के साथ, तब वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोगों ने दो पॉइंट लिया था ए बी और हम लोगों ने पाया कि ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। इसका मतलब पूरा ए बी इस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब इससे कुछ और रिजल्ट निकालें तो फिर आगे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुआ। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हुआ वो हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर द टाइम पीरियड देखिए ए और बी 0 हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। क्यों? अगर आप एक साथ दोनों को 0 ले लोगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0।
जो नहीं पॉसिबल है। हो सकता है सी के बदले में 5 लिखा हुआ हो तो आप कहोगे 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए और बी मे बी 0 बट साइमल्टेनियसली दे कैनॉट बी, दे नेवर बी 0 एट द सेम टाइम्स। तो इन दोनों से कोई एक तो नॉन जीरो होगा। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी भी सपोज कर सकते हो। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो a से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे को। जब डिवाइड करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को a से, तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला x प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ c अपॉन a, तो थोड़ा ध्यान से देखो, दो कांस्टेंट a b c तीनों कांस्टेंट थे, तो दो कांस्टेंट का रेशियो जो होगा वो खुद एक कांस्टेंट होगा। अगर थोड़ी देर के लिए उस कांस्टेंट को हम लोग एक कंफर्ट के लिए सपोज कर लें कैपिटल A और कैपिटल B, तो अगर हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं a y प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपने क्या देखा, अब आप इसमें b से भी डिवाइड कर सकते थे, b से डिवाइड कर सकते थे, c से भी डिवाइड कर सकते थे, किसी से भी, कोई तो उसमें से नॉन जीरो क्वांटिटी होता। तो अगर मान लीजिए आप c से डिवाइड करते जैसे, तो उस केस में हो जाता a अपॉन सी एक्स बी अपॉन सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नेवर बॉदर अबाउट दिस कि हम किस से डिवाइड करें। जो भी सेंस यहाँ ये था कि आपने शुरू में जो देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन में कि इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही अननोन क्वांटिटीज हैं, ये a और ये b। यही कारण है कि टू नो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वी नीड ओनली टू इंफॉर्मेशंस, है ना। 2 इंफॉर्मेशन होंगे तो ए और बी जाना जा सकेगा। मतलब ये कि देखने में लगता है कि ए बी सी 3 अननोन क्वांटिटीज हैं तो 3 इंफॉर्मेशन होने चाहिए, नहीं। वर्चुअली हमारे पास जो रियल सेंस में अगर देखा जाए तो 2 ही क्वांटिटी आते हैं, 2 ही कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए हमारे पास 2 होते हैं। आगे चल करके आप देखोगे पॉइंट स्लोप, इस तरह के आप कंडीशंस पाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म एक्सेट्रा। तो आप देखोगे हर बार 2 कंडीशंस प्रोवाइडेड होंगे। ओके, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस वन। चलिए हम लोग थोड़ा आगे क्वेश्चंस की हेल्प से समझे। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो कुछ पूछे गए हैं वो मैंने रखा है आपके लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन को आप फाइंड करो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है, जहां दिया हुआ है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 0 0। देखिए ये लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब कि ए बी ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कुछ और है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। अब चलें हम लोग इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट करें। मालूम है कि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। तो ax प्लस 2b y प्लस 3b इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे आसान होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एलिमिनेशन से काम कर रहे हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b से x को एलिमिनेट करने के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a से x को एलिमिनेट करने के लिए। एक्चुअली अगर हम कह रहे हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, हम लोगों ने देखा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कहते हैं तो इसमें इक्वेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम कहते हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जानना चाहिए, इसी कारण हम लोग x को एलिमिनेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग y को करते हैं। चलिए अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया ए बी एक्स प्लस 2b स्क्वायर वाई माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया ए बी एक्स माइनस 2a स्क्वायर वाई
-3b² इक्वल टू 0। अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। नाउ वी गॉट, इसमें y कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन है, तो आप देखो इसको लिख सकते हो 2a² प्लस b² y। इसको आप लिख सकते हो, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको लिख सकते हो +3 कॉमन ले लिया, b² माइनस, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, है ना। ये माइनस है, ये सॉरी ये ऊपर वाला पहले प्लस था, हाँ कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों मिलकर के 6 हो गए, 6b² हो गए। तो 6b² कर लेते हैं, 6b² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इसका वैल्यू, y का वैल्यू क्या होगा, इधर ले जाएंगे तो -b² आई होप सम मिस्टेक हैज बीन कंडक्टेड हियर, हाँ यस इसको हम लोग ने a से मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो अपने पास a² होगा, ओके 3a², 3a²। तो यहाँ पर जो अपने पास सिचुएशन हुआ, ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में, यहाँ हम लोग करेक्शन कर लें थोड़ा, तो ये बेटा हो गया 3a²। हम लोग अगर कॉमन ले लें तो 3a² प्लस b², आप देख रहे हो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाकर के y का वैल्यू फाइंड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू -3/2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस में कहाँ होगा, तो ये जहाँ 3/2 नीचे में, एक्स एक्सिस के नीचे में होगा, वहीं पर इस पॉइंट, ये पॉइंट हमको मिल सकता है, ये सारा का सारा पॉइंट जो है, इस सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट इतना होगा, तभी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये है कि ये बिलो एक्स एक्सिस 3/2 यूनिट होगा, 3/2 यूनिट बिलो होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा भारी भरकम सा है, एक्चुअली है ऐसा कुछ नहीं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें कहा जा रहा है ना कि अल्फा बीटा गामा आर रियल रूट्स, इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। ये कैसा इक्वेशन है, तो डिग्री 3 का है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 अगर एक इक्वेशन है जो कि डिग्री 3 में है और इसके अल्फा बीटा और गामा रियल रूट्स हैं, तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा बीटा मतलब दो के प्रोडक्ट, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। सिमिलरली तीनों के प्रोडक्ट जो होते हैं वो -d/a होता है। इसके हेल्प से पहले तो हम लोग इसको पता कर लें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब इसके निगेटिव का, तो -3p डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स 3p। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर ये पता करें तो c/a होगा, मतलब इसके कोफिशिएंट 3q/1 मतलब 3q होगा। इसी तरह से अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग लें तो -d/d मीन्स कांस्टेंट वाला टर्म, तो -1/1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है कि रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हो गया कि इसमें x इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा होना चाहिए इक्वेशन, पासिंग थ्रू मतलब x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए उस पॉइंट का जो उस पर लाई कर रहा है, थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, इनका सेंट्रॉइड जो है वहीं से वो लाइन पास करता है। तो सबसे पहले तो वर्टिसेस मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस 1/1 अल्फा कॉमा 1 अल्फा, बी है बीटा कॉमा 1 बीटा, और सी का कोऑर्डिनेट है गामा
कॉमा 1 बाई गामा, ठीक है, गामा। अब इसका सेंट्रॉइड मालूम करना है, तो हम लोगों को मालूम है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो उनके एक्स कोऑर्डिनेट का के सम का 1/3 होता है। तो सेंट्रॉइड मान लो कि ये P है, तो सेंट्रॉइड P जो होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 3। वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उनके 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा बाई 3 होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो ऑलरेडी हमको मालूम है, ये हमको मालूम है कि यह 3p। तो चलिए ये तो हो गया 3p/3 और इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा बीटा गामा जो एलसीएम हुआ नीचे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। न्यूमरेटर में हो जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ये आप देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों के सम का जो रिजल्ट है वो 3q के इक्वल है। और अल्फा बीटा यहाँ बाय मिस्टेक प्लस साइन है, इट इज इनटू, तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 1। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर दें 3q और नीचे 3, ये तो कैंसिल होकर के p हो गया, ये हो गया 3q डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 1 3 कैंसल्ड आउट। सो पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास P, Q। अब देखो ये P, Q है और अपना जो लाइन है, जिस लाइन को फाइंड करना है वो y एक्सिस के पैरेलल है और पास यहाँ से करता है। तो इसका मतलब इन सारे लाइंस के पॉइंट जो होंगे उनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल, तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो k होना चाहिए, दैट मीन्स y इज इक्वल टू k। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस वन। दशहरा का समय थोड़ा सा तो बाजा हम लोग सुने ही सुने। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है देन इट्स ओके, थैंक्स टू यू। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इट्स दशहरा, सो इन योर वीडियो इट मस्ट बी देयर। होपफुली you are enjoying this Dashara. Have a nice day. Thank you.